नमस्कार साथियों। छायावाद की विशेषताओं के बारे में अपन ने इससे पिछली वाली कक्षाओं में पढ़ा था। तो छायावाद की भावगत विशेषताओं में अपन ने लगभग 6-7 विशेषताओं का अध्ययन किया था। जो अपन ने इससे पूर्व जो छायावाद की भावगत विशेषताएं देखी थी उनमें नंबर 1 व्यक्तिकता, नंबर 2 स्वातंत्र्य चेतना, नंबर 3 अनुभूति की प्रतिष्ठा, नंबर 4 जिज्ञासा व रहस्यवाद, नंबर 5 दुख वेदना व करुणा, नंबर 6 प्रेमानुभूति, 7वीं प्रकृति चित्रण। अब अगली जो छायावाद की भावगत विशेषताएं हैं उनमें सौंदर्य चेतना अगली विशेषता अपने सम्मुख हो सकती है। यानी छायावादी काव्य रचनाओं में सौंदर्य का बखूबी चित्रण किया गया था। सौंदर्य चेतना छायावाद की मूलभूत विशेषताओं के रूप में आती है। सौंदर्य में प्रकृति सौंदर्य लो, चाहे नारी सौंदर्य लो, चाहे हर एक व्यक्ति के चाहे सुख दुख प्रेम अनुभूति सभी में इन्होंने सौंदर्य का रूप देखा था। तो सौंदर्य चेतना छायावाद की 8वीं विशेषता और छायावाद की भावगत विशेषताओं में जो अंतिम विशेषता के रूप में अपन देख सकते हैं वो है राष्ट्रीयता का स्वर। छायावादी काव्य रचना में राष्ट्रीयता का भाव कूट कूट के भरा हुआ था, क्योंकि छायावाद में जो राष्ट्रीयता का स्वर था वो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीयता के बीज प्रस्फुटित हुए थे वो छायावाद में आते आते एक बड़े पौधे के रूप में पल्लवित हो चुके थे। क्योंकि छायावाद से पहले द्विवेदी युग में माखनलाल चतुर्वेदी का नाम आपने सुना होगा कि चा नहीं सुरबाला के गहनों में गुज जाऊं, चा नहीं देवों के सिर पे चढ़ूं और भाग्य पे टलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पे देना फेंक, मात्र भूमि पर शेष सड़ाने जिस पथ पे जाए वीर अनेक। तो राष्ट्रीयता का स्वर छायावादी काव्य रचना में कूट कूट के भरा हुआ था और राष्ट्रीयता की भावना छायावादी कवियों की कविताओं में भरी हुई थी। क्योंकि राष्ट्रीयता की भावनाओं के लिए छायावादी कवियों ने राष्ट्रीय गौरवमयी प्राचीन धरोहर को अपनी काव्य रचनाओं में प्रमुख स्थान देने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। क्योंकि स्वयं जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी एक कविता में लिखा था कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है। यानी स्वयं प्रसाद जी के द्वारा एक कविता शायद आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ी होगी कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा है।
क्षितिज, जानते हैं क्षितिज, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रश्न है व्याकरण का। जहाँ धरती और आकाश का मिलन केंद्र बिंदु दिखाई देता है, अपन देखते हैं कई बार बहुत दूर अपन देखते हैं अपने को धरती और आकाश मिलता हुआ दिखाई देता है, वो कहलाता क्षितिज। तो राष्ट्रीयता का स्वर छायावादी काव्य रचना में कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये तो अपने सम्मुख छायावाद की प्रवृत्तियों में भावगत प्रवृत्तियाँ हुई। अब छायावाद की शिल्पगत प्रवृत्तियाँ भी अपने यानी शिल्पगत विशेषताएं कौन कौन सी है वो भी अपन देखेंगे। तो छायावाद की शिल्पगत विशेषताएं, ये आपके छायावाद की भावगत प्रवृत्तियाँ, आप इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या इन्हें उतार लो। भावगत विशेषताएं अपन ने देखी थी। अब शिल्पगत विशेषताओं में वही वाली बात आपने 11वीं 12वीं आदि में व्याकरण में या फिर व्याख्या में भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य जो आप पढ़ते हैं लिखते हैं, वही उसी आधार पे अपने भावगत विशेषताएं और शिल्पगत विशेषताओं के आधार पे दो भागों में बांट लिया है छायावाद की दोनों प्रवृत्तियाँ। क्योंकि बड़ा प्रश्न आपके डेफिनेट ये आता ही आता है हर बार। तो शिल्पगत विशेषताओं में नंबर 1 अपन विशेषता के रूप में काव्य रूप। शिल्पगत विशेषताओं में छायावाद की प्रवृत्तियों में पहली विशेषता काव्य रूप। छायावादी काव्य भावना प्रधान, कल्पना प्रधान, सौंदर्य प्रधान था। तो आपको ध्यान रखना है छायावादी काव्य भावना प्रधान, सौंदर्य प्रधान कल्पना प्रधान था तथा छायावादी काव्य रचनाओं में लंबी कविताएं भी लिखी गई थी। छायावादी कवियों के द्वारा जो कविताएं लिखी गई थी वो काफ़ी लंबी कविताएं थी। इनमें चाहे प्रसाद, चाहे पंत, चाहे निराला, चाहे वर्मा, सभी की काव्य रूपों को देखा जाए तो लंबी कविताएं देखने को मिलती है। तो शिल्पगत विशेषताओं में पहली विशेषता अपने सम्मुख काव्य रूप। दूसरी विशेषता है भाषा। छायावादी काव्य में भाषा की बात करें तो तत्सम, तदभव, देशज, विदेशी शब्दों का प्रयोग छायावादी काव्य रचना में हुआ है।
तथा इसी के साथ साथ लोकोक्ति, मुहावरे व शब्द शक्तियों का प्रयोग भी छायावादी काव्य रचना में देखने को मिल जाता है। किंतु इसके साथ साथ छायावाद में जो कर्कश खड़ी बोली थी उसका भी छायावादी कवियों ने डटकर मुकाबला किया, क्योंकि प्रारंभिक स्तर पे लोगों के समझ से बाहर जो भाषा थी, किंतु फिर भी हिंदी को काव्य रूप देने के प्रयास से लगातार छायावादी कवियों ने हिंदी में खड़ी बोली, ब्रजभाषा आदि का प्रयोग लगातार इनके द्वारा किया गया था। और इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग भी, जैसे उठ उठ कर, लोल लहर, चट चट आदि शब्द इन्होंने अपनी भाषा के अंतर्गत लिए थे। तीसरी विशेषता छंद। छायावादी काव्य रचना में मुक्त छंदों की रचना हुई थी। यह आपको बात पहले भी बता दी मैंने। कौन से कवि थे जिन्होंने मुक्त छंदों की रचना की थी? कवि निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने छायावाद में मुक्त छंद का प्रयोग किया था। कविता को छंदों के बंधन से मुक्त करने का कार्य इनके द्वारा किया गया था। तो छंदों की बात करें तो मुक्त छंद रचना काव्य छायावादी कवियों के द्वारा की गई थी। मुक्त छंद का प्रयोग स्वयं निराला जी ने किया था। तो छायावाद की तीसरी जो शिल्पगत विशेषता है उसमें अपन छंद लिख सकते। चौथी विशेषता अलंकार। क्योंकि काव्य को सुशोभित करने का कार्य अलंकार के द्वारा ही किया जाता है और अलंकार हर एक काव्य रचना में देखने को मिलते हैं, किंतु छायावादी कवियों ने सर्वाधिक अलंकारों का प्रयोग किया और इन अलंकारों में अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, भ्रांतिमान, संदेह आदि अलंकारों का, इन अलंकारों में पंत जो प्रकृति के सुकुमार कवि थे उन्होंने मानवीकरण अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग किया था। तो छायावादी काव्य रचना की चौथी विशेषता अपने सम्मुख। पांचवी विशेषता बिंब। छायावादी काव्य रचना में लघु और विराट बिंबों का प्रयोग किया गया था। विराट बिंबों में कवि निराला की राम की शक्ति पूजा कविता के बारे में मैंने आपको बताया था कि है अमानिसा उगलता घोर अंधकार, यानी राम की शक्ति पूजा में विराट बिंब का प्रयोग किया गया था। निराला जी ने राम की शक्ति पूजा में राम के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ था उसके बारे में भी बताया था कि हिला रहा है राघवेंद्र को संशय बार बार, क्योंकि राम रावण युद्ध से पहले राम के मन में जो संशय हुआ था कि क्या मैं एक सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध कर रहा हूँ, किंतु फिर राम के मन में संशय कि नहीं, मैं नारी जाति को बचाने के लिए अधर्म के प्रति युद्ध करूँगा। तो बिंबों का प्रयोग भी छायावादी कवियों में, चाहे प्रसाद जी ने बिंबों का प्रयोग अपनी कामायनी रचना में खूब किया था, पंत जी ने बिंबों का प्रयोग
प्रकृति चित्रण में किया था। महादेवी वर्मा ने बिंब के रूप में दीपक आदि को मान के बिंब की रचना की थी। और अंतिम विशेषता के रूप में प्रतीक। शिल्पगत विशेषताओं में अपने सम्मुख ये 6 विशेषताएं प्रमुख रूप से है। प्रतीकात्मक शैली में छायावादी काव्य रचना हुई थी। निराला की राम की शक्ति पूजा में प्रतीक के रूप में रावण को ब्रिटिश शासन का प्रतीक माना है, जबकि राम को राष्ट्रीयता का प्रतीक माना है। गांधीवादी चेतना में भी अपन देख सकते हैं ब्रिटिश शासन और राष्ट्रीयता प्रतीकों के रूप में। और काव्य रचनाओं में तो प्रतीकों का खूब प्रयोग किया जाता है, बिंबों का खूब प्रयोग किया जाता है। और छायावादी काव्य रचना में लघु और विराट बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग खूब किया गया था। तो इस आधार पे अपन ने कल वाली कक्षा में छायावाद की भावगत विशेषताओं के बारे में जाना था। आज अपन ने छायावाद की शिल्पगत विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की। तो अपने ये छायावाद की प्रवृत्तियाँ जो आपके सम्मुख 9 तो भावगत विशेषताएं और 6 शिल्पगत विशेषताएं प्रस्तुत हुई, तो ये आपके छायावाद का काल भी पूर्ण। धन्यवाद।